हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। टिल टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में हमने देखा जो पावर जो होती है सिंगल फेज सिस्टम में, दैट इज वीपीएच आईपीएच कॉस फाई, वेयरएज इन द केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम द पावर इज 3 टाइम्स एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, दैट इज 3 वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। अगर हम थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी क्लियर दैट इन ऑल ओवर द यूनिवर्स थ्री फेज सिस्टम इज very much preferred over single phase system. Means the generation, then transmission, then distribution, and then utilization of electrical power. All these things are done by the help of three phase system in the universe. We can say universe means all across the globe. Definitely, then if we are saying that globally three phase system is preferred over single phase system for the generation, transmission, distribution, utilization, that means it has several advantages over single phase system. तो अगर हम थ्री फेज सिस्टम की बेसिकली बात करें तो थ्री फेज सिस्टम पहले तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको, VA इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, VB इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड VC इज इक्वल टू VM साइन ऑफ omega t minus 240 degree, or we can say plus 120 degree. Means all these three voltages that is VA, VB and VC are 120 degree phase displaced with each other. This type of voltages are termed as three phase voltages. तो देखिए कैसे हम करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, if we are in the state of राजस्थान, तो वी कैन से हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, और हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कैसे उसको फाइनली हम अपने घरों तक जो है उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट KSTPS। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट KSTPS। KSTPS स्टैंड्स फॉर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। कैसे जनरेट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ थ्री फेज जनरेटर्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्री फेज सिस्टम की, इसीलिए मैंने क्या बोला कि एट द KSTPS इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, KSTPS इज कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पे थ्री फेज जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जनरली जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 11 kV की रेंज में होती है। ठीक, 11 kV की रेंज मैंने बोल रहा हूं, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द जनरेटर रेटिंग। 11 kV से लेके करीब 16.2 kV तक के वोल्टेजेस जो है वो थ्री फेज जनरेटर जो है वो जनरेट करते हैं। अगर हम राजस्थान में KSTPS की बात कर रहे हैं तो जनरली हम वहां जो वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं वो 11 kV पे वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए 11 kV का मतलब क्या हो गया? 11,000 वोल्ट पर। अब अगर हम सपोज वी आर इन द सिटी ऑफ जयपुर विच इज 300 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द कोटा, अगर वहां से हम 11,000 वोल्ट से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वोल्टेज लेके आए तो ऑल विल अकर्स इन द लॉसेस। तो हमें क्या करना पड़ता है? इस वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है। स्टेप अप करना पड़ता है यानी वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो स्टेप अप कौन करेगा? डेफिनेटली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो हम क्या करते हैं? इस 11,000 वोल्ट को स्टेप अप कर देते हैं। कितने वोल्टेज तक हम स्टेप अप करते हैं? हम राजस्थान के केस में हम इसको 400 kV तक स्टेप अप कर रहे हैं। मींस एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है। पहले KSTPS में जो जनरेटर था उसने 11 kV पे वोल्टेज जनरेट किया। वो वोल्टेज अगर मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं जयपुर तक लेके आऊंगा ऑल अकर्स इन लॉसेस, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? स्टेप अप करना पड़ता है। अब स्टेप अप कौन करेगा? स्टेप अप कौन करेगा? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो की, तो जो मैक्सिमम हम उसको जो स्टेप अप कर रहे हैं वो 400 kV तक कर रहे हैं। आगे 765 kV पे भी अभी काम चल रहा है, 765 kV पे काम चल रहा है, पर अभी हम बात करें जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो 400 kV का सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो 400 kV का मतलब होता है 400 के बाद 3 0, तो दिस बिकम्स 4 lakhs वोल्ट। तो 4 लाख वोल्ट पर जो है हम जो वोल्टेज है उसको हम स्टेप अप कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और फिर वहां से कोटा से लेके जयपुर तक
हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ रहे हैं। अब यदि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्री फेज सिस्टम में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको हम दो तरह से यूज करते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं वो डेल्टा कनेक्शन में यूज करते हैं, उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर अभी हम ये देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 400 केवी तक जो है वोल्टेज को हमने स्टेप अप करके और बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी को जो है ट्रांसफर करना शुरू किया, ट्रांसमिट करना शुरू किया। और जो है इसको जो जयपुर में लेके आते हैं, जयपुर में अगर किसी ने आपने देखा हो कि अजमेर रोड पे 400 केवी जीएसएस हीरापुरा है, मैंने वर्ड यूज किया जीएसएस, जीएसएस का मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन, ठीक। 400 केवी जीएसएस हीरापुरा हमारे जयपुर में अजमेर रोड पे एक जीएसएस है। तो वहां पे मैंने जीएसएस की फुल फॉर्म आपको बताई, क्या बताया, ग्रिड सब स्टेशन मींस इट इज द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन एंड द पर्सन्स हु आर यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, कि फाइनली हम कहां उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट लिंक होता है जीएसएस। मींस यहां पर आके हम सारी वोल्टेज और करंट लिमिट्स को चेक करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल एट द जीएसएस, और जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो यहाँ पे जो है उसको मेंटेन करते हैं जीएसएस पे। तो 400 केवी जीएसएस पे हीरापुरा पे लेके आते हैं और फिर उसी के बाद जो है वहीं पे 220 केवी जीएसएस है, तो 220 केवी पे हम जो है उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, जयपुर में इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करना है, तो अब हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हुए आएंगे। तो 400 केवी को हम किसमें स्टेप डाउन करते हैं, 220 केवी में। 220 केवी का मतलब क्या हो गया, 2,20,000 वोल्ट। फिर 220 के बाद हम उसको स्टेप डाउन करते हैं 132 केवी में। 132 केवी के बाद हम स्टेप डाउन करते हैं 66 केवी में। 66 केवी के बाद हम स्टेप डाउन करते हैं 33 केवी पे, और 33 केवी के बाद हम स्टेप डाउन करते हैं 11 केवी पे, और 11 केवी से फिर हम स्टेप डाउन करते हैं 400 वोल्ट्स पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का सीन चलता है। जो 11 केवी है, आपने सुना होगा घरों में कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो जनरली घर में जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं बताओ, पता करो पावर हाउस पे लाइट कितने बजे आएगी। तो दैट पावर हाउस इज 11 केवी जीएसएस, ठीक। हर कॉलोनी में, हर रेजिडेंशियल एरिया का जो है एक लोकल पावर हाउस होता है, दैट लोकल पावर हाउस इज 11 केवी जीएसएस। तो अब वहां से फिर जो है प्राइमरी साइड तो 11 केवी और सेकेंडरी साइड जो है 400 केवी की जो है आपकी वायर्स जा रही होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा गली मोहल्लों के बाहर जो है ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनकमिंग फीडर तो 11 केवी का होता है और आउटगोइंग जो है उसमें 400 वोल्ट का जो है वोल्टेज होता है। उसमें से एक फेज और एक न्यूट्रल लेके अपने घरों में सिंगल फेज एसी सप्लाई आती है, और उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी को अपन जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई को अपन जनरली यूज करते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, देखिए 11 केवी से हमने स्टेप अप किया, फिर स्टेप अप करके हम स्टेप डाउन करते हुए और 400 केवी पे लेके आए, 400 वोल्ट पे लेके आए सॉरी, और 400 वोल्ट से हमने एक फेज और एक न्यूट्रल वायर लेके यहां पर आके मैंने वर्ड यूज किया कि एक फेज और एक न्यूट्रल वायर लेके हम घरों में सिंगल फेज सप्लाई यूज करते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है और डिटेल में बताऊंगा मैं आगे, कि जहां पर फेज वायर के साथ में न्यूट्रल वायर आता है वहां हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। अदरवाइज बाकी सारा जो है वो डेल्टा कनेक्शन में होता है। डेल्टा कनेक्शन का क्या मतलब होता है, डिटेल में फिर से मैं कह रहा हूं और डिटेल में आगे बताऊंगा, पर एक जनरल बेसिक पता होना चाहिए। डेल्टा का मतलब होता है 3 वायर्स आर रिक्वायर्ड, और स्टार में 4 वायर होती है, 3 फेज की और एक न्यूट्रल। डेल्टा में क्या होता है, 3 वायर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं देन एंड ओनली देन स्टार कनेक्शन इज प्रिफर्ड, और अदरवाइज हम केवल जब जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। तो वो और मैं आप फिर बोल रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा, बट बेसिक जो मैंने बताया कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट KSTPS, दैट इज कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दैट वाज वोल्टेज, देन स्टेप अप, देन ट्रांसमिटेड, और फिर इस सीक्वेंस में जो है हम घरों में जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई को जो है वो यूज करते हैं। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि 3 फेज सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, कि ऐसा करने से जो है लॉसेस कम होते हैं, या और एडवांटेजेस जो है मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में और डिटेल में बताता हूं कि हम 3 फेज सिस्टम को ही प्रेफर क्यों करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि 3 फेज सिस्टम अगर यूनिवर्सली अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 3 फेज जनरेटर्स है, 3 फेज जनरेटर है
high efficiency as comparison to equivalent single phase generators for given size of frame. मीन्स क्या मतलब है, गिवन साइज ऑफ फ्रेम के लिए इक्वलेंट सिंगल फेज जनरेटर से एफिशिएंसी थ्री फेज जनरेटर्स की ज्यादा होती है. तो अगर थ्री फेज जनरेटर्स की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली थ्री फेज सिस्टम जो है वो एडवांटेजेस होगा. दूसरा है द अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल required to transfer same amount of power is very less as compared to single phase system. देखिए इसको हम डिटेल में समझेंगे. क्या लिखा मैंने, द अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ पावर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम. देखिए सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है, पावर क्या होती है, वीपीएच आईपीएच कॉस फाई. जबकि थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, 3 वीपीएच आईपीएच कॉस फाई. पावर जो होती है मैंने आपको बताया 3 टाइम्स पावर होती है. तो अगर वीपीएच आईपीएच कॉस फाई पावर है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए सिंगल फेज सिस्टम में हमें 2 वायर्स की जरूरत पड़ती है. मिनिमम 2 कंडक्टर चाहिए होते हैं. ठीक, तो अगर मुझे 2 कंडक्टर चाहिए, सेम अगर मैंने 3 फेज में पावर क्या कर दी, 3 गुना कर दी. तो अगर मैंने 3 फेज पावर 3 गुना कर दी, तो अगर इसमें सिंगल फेज में 2 वायर चाहिए थे, 2 वायर्स आर रिक्वायर्ड, तो उस हिसाब से 3 फेज सिस्टम में 3 गुना पावर के लिए 6 वायर्स की जरूरत पड़नी चाहिए थी. लेकिन हम 6 वायर्स ना यूज करके हम क्या करते हैं, हम अगर कंडक्टर को डेल्टा कनेक्शन में यूज करेंगे तो 3 वायर से ही काम हो जाता है हमारा. और स्टार में यूज करते हैं तो 4 वायर की जरूरत पड़ती है. कैसे कि 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, ऐसे 6 टर्मिनल होंगे वाइंडिंग के. तो इसमें क्या निकल के आता है, मैंने क्या बताया, कनेक्शन कितने तरह के होते हैं इसमें, 2 तरह के. एक तो होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन. तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि केएसटीपीएस में हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया 11 केवी पे और फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए 400 केवी पे हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया. तो वहां पे हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, डेफिनेटली डेल्टा कनेक्शन. क्या होता है देखिए, स्टार और डेल्टा में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये 2 टर्मिनल है, ये ए डैश, ये बी डैश और ये सी डैश, 3 फेज सिस्टम में 3 टर्मिनल, या मैं बोलूंगी टोटल हमारे जो है 3 फेज के टोटल 6 टर्मिनल हो गए वाइंडिंग्स के. ठीक, तो स्टार कनेक्शन में तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कनेक्ट करते हैं 1 2 और 3. यानी मैं ये बोलूं कि अगर ये लो टर्मिनल्स है तीनों फेजेस के, तो ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, और ये हो गया ए बी और सी. तो हमने क्या किया, ए डैश बी डैश सी डैश तीनों लोअर टर्मिनल्स को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट. तो तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया और टोटल हमें कितने वायर्स की जरूरत पड़ी, 3 वायर्स की जरूरत पड़ी. ठीक, ऐसे. और अगर मैं न्यूट्रल चलाऊंगा तो चौथा वायर जो है वो न्यूट्रल का वायर हो जाएगा. ये न्यूट्रल कहां काम आएगा, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करना है. मैंने जैसे पहले बताया था, कहां बताया था, जहां हमने वोल्टेज को 400 वोल्ट किया था और वहां से फिर एक फेज और एक न्यूट्रल लेके हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. तो जब मैंने स्टार कनेक्शन बनाया तो तीनों फेजेस के लो टर्मिनल पॉइंट्स, लो पोटेंशियल पॉइंट्स को मैंने जो है लो पोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं एग्जैक्टली. तो लो पोटेंशियल पॉइंट को हमने जो है कनेक्ट कर दिया और उसको हमने न्यूट्रल वायर बना के खींच दिया और बाकी 3 फेज के 3 वायर हो गए. उसको तो हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन. डेल्टा में हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग का हाई पोटेंशियल टर्मिनल दूसरी वाइंडिंग के लो पोटेंशियल टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं. यानी ऐसे 1 2 और ये तीसरा ऐसे. मींस इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया. मींस एक का लो वोल्टेज टर्मिनल दूसरे के हाई टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है. तो ऐसे में हमें कितने वायर्स की जरूरत पड़ती है, 3 वायर्स की जरूरत पड़ती है. तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, है ना, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो हमेशा डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं. क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में केवल कितने वायर्स की जरूरत पड़ रही है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए. मींस सिंगल फेज में जो पावर वीपीएच आईपीएच कॉस फाई थी,
थ्री फेज की वो पावर 3 वीपीएच आईपीएच कॉस फाई हो गई, यानी 3 गुना पावर हो गई। और केवल एक कंडक्टर मटेरियल, यानी मेरे को 2 वायर की जगह कितनी वायर की जरूरत पड़ रही है, इसमें 3 वायर की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊं कि इस पावर के लिए 2 वायर, तो 3 गुना पावर के लिए 6 वायर्स की जरूरत पड़ रही थी, 6 कंडक्टर मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यहां पे हमने अगर इसको डेल्टा में कनेक्ट कर दिया तो कितने नंबर ऑफ वायर्स की जरूरत पड़ी, केवल 3 वायर्स की जरूरत पड़ी। मींस डायरेक्टिकली हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ पावर। सेम अमाउंट ऑफ पावर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि 3 गुनी पावर, सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3 गुनी पावर जो हमने ट्रांसमिट कर दी इज वेरी लेस। कंडक्टर जो मटेरियल था उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो गई। कैसे कि यहाँ पे 2 वायर्स की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ केवल 3 वायर में आपने 3 गुना पावर जो है ट्रांसमिट कर दी। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो दूसरा वाला पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट होता है 3 फेज जनरेटर्स। 3 फेज जनरेटर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट टॉर्क। 3 फेज जनरेटर प्रोड्यूस कांस्टेंट टॉर्क, सो less vibrations are there so it is more advantageous। क्या बोला मैंने ये कि 3 फेज जनरेटर्स जो होते हैं वो ज्यादा कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट सिंगल फेज जनरेटर। तो अगर मोर कांस्टेंट टॉर्क होगा तो मशीन में वाइब्रेशंस कम होंगे, और मशीन में अगर वाइब्रेशंस कम होंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मोर एडवांटेजियस होगा, यानी सिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। चौथा क्या होता है, 3 फेज मोटर्स। 3 फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, whereas single phase induction motors are not self starting, so again, so it is more advantageous। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मशीन्स को यूज करते हैं तो मैक्सिमम मशीन जो हमारे डेली रूटीन में काम आती है, इंडक्शन मशीन काम आती है। और इंडक्शन मशीन में मैंने क्या बोला, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, whereas सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो अगेन 3 फेज सिस्टम जो होगा वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th पॉइंट, द 3 फेज सिस्टम फीड्स पावर टू सिंगल फेज लोड, but reverse is not true। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 3 फेज सिस्टम जनरेट किया, 3 फेज पावर जनरेट करी, तो हम सिंगल फेज लोड को इजीली पावर फेड कर सकते हैं। एक फेज और एक न्यूट्रल, जो मैंने पूरा सिस्टम अभी समझाया था कि 400 वोल्ट तक हम उसको लेके आए, और एक फेज और एक न्यूट्रल से जो है हम सिंगल फेज पावर जो है वो सिंगल फेज सिस्टम जो है हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम 3 अलग अलग सिंगल फेज जनरेट करते और कोई 3 फेज लोड होता तो तीनों मिलके एक 3 फेज मोटर को नहीं चला सकते थे, क्योंकि इस तीनों के बीच में जो मैंने एंगल बनाता हूं यहाँ पर कि तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो एंगल कहां से लेके आएंगे। तो इसीलिए होता है द 3 फेज सिस्टम फीड्स पावर टू सिंगल फेज लोड बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी 3 सिंगल फेज मिलके एक 3 फेज मशीन को नहीं चला सकते, क्योंकि तीनों के बीच में एंगल क्या होगा, 3 सिंगल फेज के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। और हमें 3 फेज मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, 3 फेज जो कि आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेजेस वी कैन से दैट 3 फेज सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड एट ऑल। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन 3 फेज सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन कौन कौन से तरह से कनेक्शन होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया स्टार कनेक्शन और दूसरा बताया डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए हमने क्या बोला कि 3 फेज जनरेटर से फाइनली हम इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट कर रहे हैं तो
तो वो इकोनॉमिकल है। तो 3 फेज जनरेटर से जो बाहर वायर्स जो निकल के आएंगे वो टोटल 6 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये 6 टर्मिनल्स जो हैं वो सपोज ऐसे 6 टर्मिनल आ गए और इसको मैंने नाम दिया था अभी ए डैश, बी बी डैश और सी डैश। तो अगर मुझे स्टार कनेक्शन में इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है तो मैं सबके लो वोल्टेज टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए कैसे करूंगा, ए डैश, इधर इसको कर दूंगा बी डैश बी और इसको इधर कर दूंगा सी डैश सी। तो सबके जो लो वोल्टेज टर्मिनल थे ए डैश बी डैश सी डैश, इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज टर्मिनल से ये जो है ट्रांसमिशन लाइन से जो है पावर को हम ट्रांसमिट कर देते हैं और ये न्यूट्रल कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो 3 फेज में क्या हो गया, ए बी सी। जनरली हम इनको कैपिटल से लिखते हैं पर नोटेशन है इसलिए मैंने भी स्मॉल से लिख दिया है इसको। तो ए बी सी और ये जो है न्यूट्रल वायर हो गया। तो न्यूट्रल में फिर से बोल रहा हूं, स्टार कनेक्शन हम कहां यूज करेंगे, जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर को यूटिलाइज करना हो, जहां पे हमें केवल ट्रांसमिट करना है वहां हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। तो स्टार के केस में न्यूट्रल पॉइंट है जो कि किससे मिलकर बना है, तीनों फेज के अपने लो पोटेंशियल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, उससे ये न्यूट्रल पॉइंट मिलकर बना है। तो इस तरह के जब वाइंडिंग को कनेक्शन हम करते हैं, फेजेस के कनेक्शन करते हैं, उसको हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं और अभी हम डिटेल में ये देखेंगे कि इनमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनमें क्या रिलेशन होता है, लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होती है, लाइन वोल्टेजेस क्या होते हैं, फेज वोल्टेजेस क्या होते हैं और इनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, वो बहुत डिटेल में भी बात करेंगे अलग अलग जब हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। तो पहले हम ये बात कर रहे हैं कि ये स्टार कनेक्शन है। डेल्टा में मैंने क्या बताया आपको, एक वाइंडिंग या एक फेज का हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल पॉइंट दूसरे फेज के लो पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कि जो हो गया आपका ए डैश ए, इसको मैं बोल दूंगा बी डैश बी और इसको मैं बोल दूंगा सी डैश, सॉरी मैं एक बार फिर से इसको बना रहा हूं मैं इसको बोल देता हूं ए डैश, फिर इधर बी बोलता हूं और इसको बी डैश बोल देता हूं, इसको सी बोल रहा हूं और इसको सी डैश बोल देता हूं। मींस ए डैश, तो ये लो टर्मिनल पॉइंट था, इसका हाई टर्मिनल पोटेंशियल पॉइंट ये बी था, बी से बी डैश पे हमने आए। बी फेज का जो लो पोटेंशियल पॉइंट है बी डैश, वो सी फेज के हाई पोटेंशियल पॉइंट सी से कनेक्टेड है और इस तरीके से जो है यहां से ए से हमने ये ए निकाल दिया, ये बी निकाल दिया और यहां से सी टर्मिनल निकाल दिया। तो ये तीनों फेजेस आपके ए बी और सी, ये 3 फेज हो गए और हमने इस तरह से कनेक्शन कर दिया। तो इसमें कितने वायर्स की जरूरत पड़ी, कितने वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे, 3 वायर से। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना होगा वी ऑलवेज प्रेफर डेल्टा कनेक्शन बिकॉज हियर ओनली 3 वायर्स आर रिक्वायर्ड, वेयरएज इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन 4 वायर्स आर रिक्वायर्ड। तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है वी यूज दिस, जहां यूटिलाइज करने की बारी आएगी then we use star connection. So this is the basic concept of star and delta. Now we can discuss in detail कि क्या क्या इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार कनेक्शन। तो देखिए स्टार कनेक्शन कैसे बनाते हैं। ये 3 फेज लोड है, यहां मैं बना रहा हूं 3 फेज लोड। 3 फेज लोड मींस विच कंज्यूम्स द इलेक्ट्रिकल पावर। दीज आर ट्रांसमिशन लाइंस। इसको हम 3 फेज में जनरली आर वाई और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो करंट हो गई आई आर हो जाएगी, यहाँ पे करंट आई वाई हो जाएगी, यहाँ पे करंट आई बी हो जाएगी। तो ये आई आर आई वाई आई बी तो क्या हो गई, लाइन करंट्स। कि ये 3 फेज जनरेटर है एक तरह से जिसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और फिर अपन ने क्या किया, इसको ट्रांसमिट करना शुरू किया है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्टार कनेक्शन, और हमने लोड को जो है वो सप्लाई दी। तो इस केस में हम स्टार कनेक्शन के केस में क्या कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज और लाइन करंट और फेज करंट्स के रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्योंकि ये लाइन है तो इसको लाइन करंट बोलेंगे, आई आर आई वाई आई बी। ठीक, यहाँ पे ये आर वोल्टेज है इसलिए ये फेज वोल्टेज वी आर कहलाएगा, प्लस और माइनस। ये वाई है इसलिए ये माइनस और प्लस ये वी वाई हो जाएगा। ये बी फेज है इसलिए ये माइनस और प्लस वी बी हो जाएगा। तो वी आर वी वाई और वी बी ये क्या हो गए, फेज वोल्टेज हो गए। वी आर वी वाई और वी बी क्या हो गए, फेज वोल्टेज हो गए। फिर आर और वाई के बीच का वोल्टेज वी आर वाई, वी आर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेजेस हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, लाइंस हैं।
तो ये वी आर वाई क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। फिर ये क्या हो जाएगा, वी वाई बी, वी वाई बी। हमेशा आर वाई बी में ऐसे चलता है सीक्वेंस, आर वाई देन वाई बी देन बी आर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस, ठीक है, आर वाई देन वाई बी और देन बी आर। तो वी आर वाई देन वी वाई बी, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी बी आर, बी आर। तो मैंने क्या बोला, वी आर वी वाई और वी बी तो क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस। ये तो क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस। ये क्या हो गए, वी आर वाई वी वाई बी और वी बी आर, ये क्या हो गए, लाइन वोल्टेजेस, ठीक है। तो पहला काम हम स्टार कनेक्शन के केस में करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस। तो पहला टॉपिक हमारा स्टार कनेक्शन में यही है कि इन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या बोला, ये वी आर वाई है, ये वी वाई बी है और ये वी बी आर है। ऐसे क्यों किया, क्योंकि फेज सीक्वेंस हमने क्या बोला है, आर वाई बी। तो पहले होगा आर वाई, फिर होगा वाई बी और फिर होगा बी आर, इस तरह से चलता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले लूप में केवीएल लगा रहा हूं, इस वाले लूप में, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि सपोज इसको ए पॉइंट बोला, इसको मैंने बी पॉइंट बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, इसको ई बोला, इसको एफ बोला और इसको जी बोला। मैंने कोई भी नाम लग दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो मैं लूप किस में लगा रहा हूं, देखिए लूप इक्वेशन में लगा रहा हूं, ए बी देन सी देन जी एंड देन ए। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट, देन जी एंड देन अगेन ए। तो ए और बी तो सेम ही पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। फिर बी से सी के बीच का वोल्टेज कितना है, वी आर वाई। तो मैंने इसमें लिखा वी आर वाई, प्लस का तो हो गया वी आर वाई। फिर मैं यू जा रहा हूं, सी से जी की तरफ जा रहा हूं, तो प्लस में एंटर हो रहा हूं तो मैं लिखूंगा प्लस का वी वाई, क्योंकि मैं प्लस में एंटर होता हूं तो मैं लिखता हूं प्लस का वी वाई। और फिर यहां से जी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा माइनस का वी आर, तो माइनस का वी आर इक्वल टू 0। यानी मैंने क्या किया, यू आया, प्लस में एंटर हुआ तो प्लस वी आर, फिर प्लस में एंटर हुआ तो प्लस वी वाई, और फिर माइनस में एंटर हुआ तो माइनस वी आर इक्वल टू 0। तो इससे वी आर वाई मेरे को क्या मिल गया, वी आर वाई मिल गया वी आर माइनस वी वाई। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा केवीएल लगाया इस वाले लूप में, एक तरह से इस वाले लूप में केवीएल लगा रहा हूं मैं। तो यहां से यहां आया तो यहां तो कुछ है ही नहीं, इधर से जब इधर आ रहे हैं, इस बी से सी की तरफ आ रहे हैं, तो वी आर वाई वोल्टेज है, तो वी आर वाई तो कैसा आएगा, प्लस का, तो प्लस का वी आर वाई आ गया। फिर मैं यूं प्लस में एंटर हो रहा हूं, इधर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस में एंटर हो रहा हूं तो मैं प्लस वी वाई लिख रहा हूं, तो प्लस वी वाई, और फिर माइनस में एंटर हो रहा हूं तो माइनस वी आर इक्वल टू 0। तो इससे वी आर वाई कैसा आ गया, वी आर वाई इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो वाई भी क्या हो जाएगा, वाई भी आपका बन जाएगा वी वाई माइनस वी बी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। और वी बी आर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी आर, ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमें काम आएगी जब हम फेजर डायग्राम बना रहे होंगे। तो अभी हम पहली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई। तो अगर वी आर वाई इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई अगर है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वी आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी आर एंड माइनस वी वाई। अगर ये वी आर वाई इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई था, जहां पे कि वी आर वाई हमें क्या पता है, लाइन वोल्टेज है, और वी आर और वी वाई क्या है, फेज वोल्टेजेस है। तो अगर मैं इनका वेक्टर एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, वी आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी आर एंड माइनस वी वाई। तो ये वी आर वी वाई और वी वाई होते कैसे है, ये आपस में तीनों एक दूसरे से कैसे होते हैं। अगर ये वी आर है तो इससे 120 डिग्री पे वी वाई और इससे 120 डिग्री पे वी बी। ये हमें पता है थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, ऑल द थ्री फेज वोल्टेजेस आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। तो वी आर और माइनस वी वाई, तो माइनस वी वाई अगर मैं करूंगा तो वो कहां पर आएगा, ये होगा आपका माइनस वी वाई। तो वी आर और माइनस वी वाई के बीच का एंगल कितना बना, 60 डिग्री। तो यहां पे ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि इधर लिख देता हूं मैं, वी आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब अगर मेरा ये बैलेंस 3 फेज लोड है ना, तो बैलेंस 3 फेज लोड है तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर वाई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर। तो ये तो हो गया लाइन वोल्टेज के बराबर, बिकॉज आर वाई वाई बी और वी बी आर ये सारे क्या होते हैं, लाइन वोल्टेजेस होते हैं। और वी आर वी वाई और वी बी ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों ये फेज वोल्टेजेस होते हैं। तो अगर इसकी जगह मैंने ये इक्वेशन में रखा तो वी आर वाई तो क्या हो गया, वी एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर यानी वीपीएच स्क्वायर प्लस वीपीएच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वीपीएच और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी VL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 वीपीएच स्क्वायर यानी VL इज इक्वल टू √3 वीपीएच। तो ये जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो अपना टॉपिक था, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन स्टार कनेक्शन में क्या निकल के आया कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ phase voltage in the case of star connection. That means the magnitude of line voltage is 1.732 times as compared to the phase voltage in the case of star connection when the 3-phase system is connected in a star manner. Then line voltage is √3 times of VPH. तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में हमने रिलेशन देखा VL इक्वल टू √3 VPH इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ऐसे ही अगर मैं लाइन करंट और फेज करंट की बात करूं, लाइन करंट एंड फेज करंट, तो देखिए लाइन करंट एंड फेज करंट क्या चीज है स्टार करंट कनेक्शन के केस में। ये जो IR, IY और IB है डेफिनेटली ये क्या है, लाइन करंट्स हैं। लेकिन इस डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये जो फेज है ये माइनस से ये और ये प्लस, तो ये जो फेज करंट है वो उसके ठीक सीरीज में ही तो है लाइन के। सिमिलरली ये वाली फेज करंट इसके सीरीज में, सिमिलरली ये फेज करंट इसके सीरीज में, यानी डायग्राम से ये पता लग रहा है कि फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम ही हैं। यानी इसके केस में क्या हो गया, स्टार कनेक्शन के केस में IL इक्वल टू IPH होता है। तो हमेशा क्या होगा, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगी स्टार कनेक्शन के केस में, और लाइन वोल्टेज जो है वो √3 टाइम्स VPH के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स VPH, whereas in the case of currents line currents is always equal to phase current, जो कि डायग्राम से मैं फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम से ये लाइन करंट है, यही फेज करंट दोनों सीरीज में ही है, तो जो फेज करंट है वही लाइन करंट है। ऐसे ही इस फेज में जो फेज करंट है वही लाइन करंट है, ऐसे ही इस फेज में जो फेज करंट है वही लाइन करंट है, यानी लाइन करंट इज एग्जैक्टली सेम एज फेज करंट। सो IL मस्ट बी इक्वल टू IPH इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। टॉपिक है हमारा फेजर डायग्राम इन स्टार कनेक्शन। तो फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए फेजर डायग्राम के लिए जो मैंने इक्वेशंस लिखी थी, वोल्टेज की इक्वेशंस, उन्हीं को हम यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। वोल्टेज इक्वेशंस क्या लिखी थी, VRY इज इक्वल टू VR माइनस VY। तो देखिए कैसे बनता है कि ये 3 फेज वोल्टेज ये हो गया VR, 120 डिग्री पे ये VY और 120 डिग्री पे ये VB। सबसे पहले क्या बनाए, 3 फेज वोल्टेजेस विच आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। अब इससे मुझे VRY बनाना है, तो VRY मुझे पता है कि कैसे है, VR माइनस VY। तो पहले इसमें माइनस का VY बनाया, देखिए इसके इक्वल अमाउंट का जो है इस डायरेक्शन में ले गए, तो ये हो गया माइनस का VY। माइनस के VY में प्लस का VR अगर जोड़ दूं ऐसे, अगर ये ऐसे जोड़ दूं ये VR, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल बी VRY। ठीक, तो ये आपका बन गया VRY इज इक्वल टू माइनस का VY प्लस का VR, तो ये बन गया आपका VRY। सिमिलरली अब क्या बनाऊं, VY भी बनाऊं, तो VYB के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले माइनस का VB। तो माइनस के VB के लिए मैं क्या करूं, ये VB है, देखिए इस डायरेक्शन में VB है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो है वो ये बन गया माइनस का VB। और माइनस के VB में किसको ऐड करना है, VY को ऐड करना है। तो VY कैसे है, ऐसे है, तो अगर मैंने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में ऐड कर दिया तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस का VB प्लस का VY। तो ऐसे आपका आ जाएगा, दिस विल बी VYB, दिस विल बी VYB। सिमिलरली थर्ड बनाए अब VBR। VBR के लिए क्या चीज है, VB माइनस VR। तो VB माइनस VR यानी पहले माइनस VR बनाए, तो अगर ये VR है तो माइनस VR कैसे बनेगा, इसका जस्ट उल्टा, तो ये बना दिया माइनस का VR। माइनस के VR में किसको जोड़ना है, अब प्लस के VB को जोड़ना है। तो देखिए माइनस के VR में VB कैसे जुड़ेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जोड़ दिया, तो ये आपका आ जाएगा, दिस वोल्टेज विल बी VBR।
तो जैसे VR, VY और VB आपस में 120 डिग्री पे थे, ऐसे ही VRY, VYB और VBR ये भी आपस में क्या होंगे, आपस में 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होंगे। बिकॉज VR, VY एंड VB ये तो क्या थे, फेज वोल्टेजेस, लिखवाया था मैंने। VR, VY और VB ये क्या वोल्टेजेस थे, फेज वोल्टेजेस। सिमिलरली VRY, VYB और VBR ये क्या हो गए, लाइन वोल्टेजेस। तो ये भी आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, तो ये भी आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होंगे ही होंगे। तो देखिए जैसे ये VRY, VYB और VBR ये भी आपस में तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे होंगे। अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं, ये मैंने VY बनाया था, इससे उल्टा माइनस VY बनाया था, तो ये वाला एंगल तो जो होगा, ये कंप्लीट एंगल ये तो होगा 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल ये होगा 30 डिग्री। मींस आपका क्या चीज हो रही है, यू अगर मैं चलता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। यानी अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो VR बाद में आ रहा है, यानी फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में देखिए रटने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग लगा के सुनिएगा आप एक बार कंसंट्रेट करके, कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में जा रहे हैं VR, तो जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। यानी स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करते हैं। फेज वोल्टेज जो है क्योंकि बाद में आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रहे हैं। या मैं बोलूं कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहे हैं, एक ही बात है। सिमिलरली अगर मैं करंट बनाऊं, सपोज लैगिंग करंट में बना रहा हूं IR, तो यार हर फेज की जो है ये लैगिंग करंट बना दी, दिस एंगल विल बी फाई, कि जो लाइन करंट है वो फेज वोल्टेज से जो है आपकी फाई एंगल से पीछे चल रही है, तो लैगिंग मींस बाद में आ रहा है IR। ऐसे ही IY से भी मैं क्या करूंगा, IY बाद में आ रहा है और ये एंगल फाई है। ऐसे ही IB में भी मैं क्या करूंगा, ये IB करंट है और ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में आएगी, ये एंगल 5 डिग्री से पीछे है। तो ये हुआ कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ द इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने करंट अगर लैगिंग नेचर की मानी है 5 डिग्री से, तो करस्पॉन्डिंग लाइन करंट IR और लाइन वोल्टेज VRY इनके बीच का एंगल कितना हो गया, देखिए ये दिस एंगल विल बी 30 डिग्री प्लस 5। कब, जब 5 हमने क्या माना, जब करंट लैग कर रही थी, व्हेन करंट इज लैगिंग इन नेचर, देन लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल कितना है, 30 प्लस 5। तो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फेजर डायग्राम। और अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो देखिए मैं इसको जो है यहां से इक्वेशंस वाला पोर्शन अब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है। तो मैं अगर इसको स्टार कनेक्शन को इसमें लिखना चाहूं, देखिए तो मैं क्या लिखूंगा, VR जो है वो किसके बराबर है, VPH एंगल 0 डिग्री। VY को मैं क्या लिखूंगा, VPH एंगल माइनस 120 डिग्री, और VB को मैं क्या लिखूंगा, VPH एंगल माइनस 240 डिग्री। ऐसे ही VRY का क्या मतलब हुआ, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √3 टाइम्स VPH। और अगर ये 0 डिग्री है तो मैंने क्या बताया, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, 30 डिग्री से लीड कर रहा है, तो दिस विल बी 30 डिग्री। सिमिलरली VRY के बाद YB ये क्या बनेगा, √3 VPH एंगल ऑफ माइनस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री आगे। और VBR क्या हो जाएगा, √3 VPH और एंगल ऑफ माइनस 240 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका VRY, VYB और VBR। सिमिलरली IR करंट हमने क्या बोली है, IR विल बी IPH एंगल माइनस 5, एंगल क्या बोलूंगा मैं इसको, माइनस 5। IY को मैं क्या बोलूंगा, IPH एंगल माइनस 120 डिग्री माइनस 5, और IB को मैं क्या बोलूंगा, IPH एंगल माइनस 240 डिग्री माइनस 5। माइनस 5 क्यों लगाया, बिकॉज वी हैव अज्यूम दैट, वी हैव टेकन दैट कि जो करंट है वो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है, इसीलिए हर जगह पे क्या कर दिया है, -5 लगा दिया है। जो यहाँ पे 0 माइनस 120 और माइनस 240 था, तो यहाँ पे -5 माइनस 120 -5 और माइनस 240 -5 कर दिया है, बिकॉज वी हैव टेकन दैट करंट इज लैगिंग इन नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ फेजर डायग्राम इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं पावर इन स्टार कनेक्शन। पावर इन स्टार कनेक्शन, जैसे हमने सिंगल फेज में बात करी थी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और टोटल पावर। तो जो
एक्टिव पावर होगी P, वो होगी 3 VPH IPH cos phi। सिंगल फेज में हमने पढ़ा था VPH IPH cos phi, here एक्टिव पावर P is given as 3 VPH IPH cos phi। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, √3 इंटू √3 VPH इंटू IPH इंटू cos phi। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल टू √3 और √3 VPH इसके बराबर हो जाएगा VL के बराबर, और IPH इसके बराबर है IL के बराबर cos phi इंटू 10⁻³ अगर लगा देता हूं तो किलोवाट। दिस विल बी द एक्टिव पावर इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन, दैट इज P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi इंटू 10⁻³ किलोवाट। ये तो हो गई एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होगी, देखिए ऊपर लिख देता हूं, रिएक्टिव पावर क्या होगी Q, दैट इज इक्वल टू √3, सेम इसी तरह से आ जाएगा √3 VL IL sin phi इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है ना, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 3 VPH IPH cos phi, और फिर उसको √3 VPH और IPH लिखेंगे, और √3 VPH इसके बराबर होता है VL के, तो √3 VL IL sin phi इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। टोटल पावर जो होती है S, वो क्या होती है, √P² प्लस Q²। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी आपकी, S विल बी इक्वल टू √3 VL IL वोल्ट एम्पियर्स, तो √3 VL IL वोल्ट एम्पियर्स या इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये हो गई आपकी एक्टिव पावर, ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर, और ये हो गई आपकी टोटल पावर इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 3 + 4J ओम। तो 3 + 4J, 3 + 4J और 3 + 4J हर फेज में ये लोड जो है वो बैलेंस लगा हुआ है, इज कनेक्टेड टू बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई एज शोन बिलो। तो ये जो RY है वो गिवन है, दिस RY YB एंड दिस BR, दिस वोल्टेज इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज यानी VRY, VYB और VBR निकालना है अगर ये आपका लोड कनेक्टेड है तो। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो Z क्या है अपना 3 + J4। तो 3 + J4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये इसको मैं पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा तो क्या निकल के आएगा मैग्नीट्यूड, तो रूट का 3² + 4² यानी 9 + 16 यानी 25 का रूट, तो ये मैग्नीट्यूड तो 5 और एंगल tan इनवर्स 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 एंगल होता है 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका इम्पीडेंस Z, ठीक, कि ये जो है ये Z इम्पीडेंस जो है वो तीनों फेज में कनेक्टेड है। अब क्या चीज होती है, VL इक्वल टू होता है आपका √3 VPH। तो इससे VPH क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 400 डिवाइडेड बाय √3, तो 400 डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो ये निकल के आएगा 230.94 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है VR जो होगा वो मेरा होगा 230.94 एंगल 0 डिग्री। VY को जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 230.94 एंगल -120 डिग्री, और VB को जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 230.94 एंगल -240 डिग्री। ये तो मेरे हो गए फेज वोल्टेजेस। हमें क्या निकालना था, लाइन वोल्टेजेस। तो लाइन वोल्टेजेस क्या होंगे, VRY इज इक्वल टू VR माइनस VY, VR माइनस VY। तो अगर ये मैं करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, डेफिनेटली 400 जो गिवन है अपने को, तो 400 और एंगल क्या निकल के आएगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज क्या होता है 30 डिग्री आगे होता है, तो 30 डिग्री अगर आगे होता है लाइन वोल्टेज तो ये क्या निकल के आएगा 400 एंगल 30 डिग्री। सिमिलरली VYB क्या होगा, VY माइनस VB, तो ये क्या निकल के आएगा 400 माइनस 120 प्लस 30 डिग्री मींस 400 एंगल माइनस का 90 डिग्री। और VBR क्या निकल के आएगा, दैट इज VB माइनस VR, दैट इज 400 एंगल माइनस 240 प्लस 30 डिग्री यानी 400 एंगल माइनस 210 डिग्री। तो दीज आर द लाइन वोल्टेजेस। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। तो देखिए स्टार कनेक्शन को अगर हम कंक्लूड करने की बात करें तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, VR, VY और VB तीनों क्या थे, ये फेज वोल्टेजेस। ऑल थ्री फेज वोल्टेजेस आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर। सिमिलरली लाइन वोल्टेजेस VRY, VYB एंड VBR आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि VR, VY और VB तीनों आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। सिमिलरली VRY, VYB और VBR
ये भी आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पर फेज डिस्प्लेस्ड है। तो पहला तो पॉइंट हमने ये कर दिया। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलें कि लाइन वोल्टेजेस जो है वी आर वाई और ये फेज वोल्टेज है वी आर, तो लाइन वोल्टेज जो है अपने रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे है। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो है, लाइन वोल्टेज इज 30 डिग्री अहेड, 30 डिग्री अहेड विथ रेस्पेक्ट टू देयर फेज वोल्टेज। या मैं बोलूं फेज वोल्टेज अपने लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है, एक ही बात है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक, तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं। ठीक, थोड़ा लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मतलब ब्रीफ बता रहा हूं, आप समझने के वो कीजिएगा। थर्ड अगर मैं पॉइंट बोलूं कि अगर मैंने क्या बोला कि लाइन करंट 5 डिग्री से पीछे है, ठीक है, अगर मैंने ये बोला कि लाइन करंट 5 डिग्री से पीछे है, तो वी आर वाई यानी लाइन वोल्टेज और आई आर यानी लाइन करंट, इनके बीच का एंगल 30 + 5 होगा। वेयर 5 जो है वो क्या है, करंट लैग कर रही है। जब हमने ये माना है कि करंट लैग कर रही है, तब लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल 30 + 5 है इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट जो हमने ड्राइव किया, VL = √3 VPH, यानी जो लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। पांचवा जो हमने डराइव किया वो क्या किया, जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। छठा जो है, जो न्यूट्रल करंट है, अगर आपका बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल करंट जो है वो क्या होगी, IN = IR + IY + IB, IR + IY + IB, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो अगर हमारा बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल में करंट जो है वो 0 करंट होगी, और सिमिलरली जो पोटेंशियल होगा VN वो भी 0 होगा। तो ये 7 पॉइंट जो है वो स्टार कनेक्शन को समराइज करते हैं कि दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ स्टार कनेक्शन इन 3 फेज सिस्टम। देन नेक्स्ट है फेज करंट्स। तो देखिए फेज करंट सेकंड पार्ट जो है, IPH क्या होगा, VPH/ZPH। तो अगर मैं इसमें पहली बात करूं कि हमारी IR करंट क्या होगी, IR करंट क्या होगी, VPH यानी दिस मच 230.94 एंगल 0 डिग्री अपॉन ZPH कितना है, 5 एंगल 53.13। तो ये तो एंगल तो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा माइनस का 53.13, और 230.94 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये निकल के आएगा 46.19। तो ये तो हो गया हमारा फेज करंट IR। सिमिलरली IY क्या निकलेगा, IY क्या है, VY दिस अपॉन इंपिडेंस, यानी 230.94 एंगल -120 डिग्री अपॉन Z 5 एंगल 53.13 डिग्री। तो ये ऊपर अगर एंगल जाएगा तो ये बनेगा माइनस में बन जाएगा, तो 120 माइनस दिस, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 173.13 डिग्री तो एंगल बनेगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये 46.19 ही बनेगा। तो दिस बिकम 46.19 एंगल 173.13। सिमिलरली IB क्या बनेगा अपना, IB यानी VB यानी 230.94 एंगल -240 डिग्री अपॉन 5 एंगल 53.15। तो ये आपका क्या बन जाएगा 46.94, और ये बन जाएगा माइनस का 293.15 डिग्री। तो दीज आर द फेज करंट्स, दीज आर द फेज करंट्स। क्लियर। देन थर्ड है लाइन करंट्स। तो स्टार कनेक्शन के केस में मुझे क्लियर है कि लाइन करंट्स किसके बराबर होती है, IL = IPH। तो ये तीनों क्या होंगी, क्योंकि स्टार कनेक्शन है, इट इज क्लियरली शोन दैट इट इज स्टार कनेक्शन, एंड वी हैव ऑलरेडी डेराइव्ड दैट इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन करंट = फेज करंट। तो जो हमने ये करंट्स निकाली IR, IY, IB, यही हमारी क्या हो जाएंगी, लाइन करंट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, द एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो देखिए फेज वोल्टेज में एंगल यहाँ पे 0 है और फेज करंट में एंगल -53.13 है। तो दोनों यानी क्या हो गया, करंट लैग कर रही है इतने एंगल से। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो पावर फैक्टर क्या हो गया, cos ∅ विल बी = cos ऑफ 53.13। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.6 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे -120 था, यहाँ -173.13 है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना है 53.13। सिमिलरली यहाँ पे ये -240 था, यहाँ पे ये -293.13 है। तो किसी भी फेज में देख लेंगे हम पावर फैक्टर क्या निकल के आएगा, एंगल क्या निकल के आ जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच का 53.13, और पावर फैक्टर क्या होगा cos ऑफ 53.13।
तो हमारा पावर फैक्टर निकल के आ गया 0.6। तो ये 4th पॉइंट हो गया हमारा। देन है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होती है? दिस इज 3 VPH IPH cos phi, 3 VPH IPH cos phi, यानी 3 VPH का मतलब हो गया हमारा दैट इज 400 डिवाइडेड बाय √3, IPH का मतलब हो गया हमारा 400 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस 5 और cos phi की वैल्यू 0.6। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स 19.2 एंड यूनिट इज किलोवाट। दिस विल बी द आंसर, 19.2 किलोवाट। देन नेक्स्ट है हमारा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन में देखिए कैसे करते हैं। दिस इज डेल्टा, ये R टर्मिनल हो गया, ये Y हो गया और ये B हो गया, तो इसको हम R बोलेंगे। यहां से इसको लेके आएंगे, इसको हम Y बोलेंगे और इसको हम जो है वो B टर्मिनल बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज R Y B, तो R से यहां पे टर्मिनल लिया तो R, ये Y और ये B। तो हमने क्या किया, एक का लो पोटेंशियल पॉइंट दूसरे के हाई पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सपोज ये R डैश है, ये Y डैश है और ये B डैश है। तो ये लो पोटेंशियल पॉइंट, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट, इसका ये लो पोटेंशियल, इसका ये हाई पोटेंशियल, इसका ये लो पोटेंशियल और इसका ये हाई पोटेंशियल पॉइंट जो है तीनों आपस में कनेक्ट कर दिया। और R Y और B जो मेन जो हमारे हाई पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं उसको खींच के हमने जो है ये फेज यहाँ पे बना दिया। ये जो करंट है ये हो जाएगी IR, ये करंट हो जाएगी IY और ये करंट हो जाएगी IB। ये जो वोल्टेज है दिस इज VRY, RY का मतलब ये पूरा वोल्टेज VB RY, देन YB और देन VBR। दिस वोल्टेज विल बी VBR। हमेशा आप ध्यान रखिएगा सीक्वेंस ये रहता है RYB, यानी RY फिर YB और फिर BR। तो इसीलिए क्या किया, RY तो VRY, देन YB एंड देन VBR। तो सबसे पहले फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन देखते हैं इसमें। तो देखिए क्या चीज है, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की बात करूं तो पहले ये IR IY और IB, IR IY और IB ये तो क्या है हमारी लाइन करंट्स, ये तो क्या है हमारी लाइन करंट्स। सिमिलरली VRY VYB और VBR ये हमारे क्या है, लाइन वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेजेस। अब फेज वोल्टेज और फेज करंट्स कहां पर आएंगी, देखिए ये R वोल्टेज R फेज है तो दिस विल बी VR, दिस इज प्लस दिस इज माइनस क्योंकि लो पोटेंशियल पॉइंट है। सिमिलरली दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज VY। सिमिलरली दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज VB। तो VR VY VB क्या हो गए, VR VY और VB क्या हो गए हमारे फेज वोल्टेजेस। तो दीज आर फेज वोल्टेजेस VR VY एंड VB। करंट्स क्या होंगी, ये RY है तो ये वाली करंट कहलाएगी IRY, ये YB है तो ये करंट यहां से ऐसे कहलाएगी IYB, और ये जो है ये करंट जो है B से R की तरफ जा रही है तो ये करंट कहलाएगी IBR। तो ये करंट्स क्या कहलाएंगी, फेज करंट्स, मींस IRY IYB और IBR ये क्या कहलाएंगी, फेज करंट्स। तो ऑल फोर टर्मिनोलॉजीज आर देयर कि क्या हमारे लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट्स और क्या हमारे फेज वोल्टेजेस और फेज करंट्स हैं। तो इसमें हम पहला काम जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में कैसे रिलेट है। देखिए तो ये जो फेज वोल्टेज है VR, ये जो फेज वोल्टेज है VR, वो कहां से कहां तक का वोल्टेज है, ये एक तरह से ये पॉइंट ये आ गया, ये VR आया और ये पॉइंट यही आया और यहां तक का, यानी VRY किसके बराबर दिख रहा है, VR के बराबर दिख रहा है। समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो वोल्टेज है VR, तो इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो यही है, और यहां से यू आए तो ये वाला पॉइंट भी यही है और ये पॉइंट भी यही है, बिकॉज इनके बीच में कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है। तो VRY किसके बराबर हो गया, VR के बराबर हो गया। सिमिलरली VYB देखिए, VYB ये वाला वोल्टेज है, तो अगर मैं यहां से आया तो ये वाला वोल्टेज कितना है VY यहां से, और ये वाला वोल्टेज भी कितना है,
यानी इन दोनों के अक्रॉस क्या चीज मैं बोलूंगा, वी वाई जो है वोल्टेज वही तो वी वाई बी के बराबर है। सिमिलरली वी बी आर वोल्टेज ये है और वी बी वोल्टेज ये है, तो एग्जैक्टली पैरेलल में ही तो है। यानी कि डायग्राम से ही पता लग रहा है, फ्रॉम डायग्रामेटिक व्यू क्या मुझे पता लग रहा, क्या लग गया, फ्रॉम डायग्रामेटिक व्यू क्या चीज हो गई, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर, वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई और वी बी आर इज इक्वल टू वी बी। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ये आर वाई वाई बी और वी बी आर तो क्या थे, लाइन वोल्टेजेस, और ये क्या थे, फेज वोल्टेजेस। तो वी एल इज इक्वल टू वी पी एच। दिस विल बी इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, दैट इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेजेस आर एग्जैक्टली इक्वल टू द फेज वोल्टेजेस। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू द ईच अदर। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट्स एंड लाइन करंट्स, फेज करंट्स एंड लाइन करंट्स। क्योंकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का तो हमने देख लिया कि दैट इज VL इक्वल टू VPH। अब फेज करंट और लाइन करंट के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, KCL लगा रहा हूं एट पॉइंट R। मैं बोल रहा हूं वी हैव अप्लाइड KCL एट पॉइंट R। KCL का क्या मतलब होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखिए इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, IR करंट आ रही है और IBR करंट आ रही है और IRY जा रही है। तो आने वाली करंट तो कौन सी हुई, IR प्लस IBR इज इक्वल टू जाने वाली करंट कौन सी है, IRY। तो इससे मेरे को क्या निकल गया, IR इज इक्वल टू IRY माइनस IBR। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर से बोल रहा हूं मैं, फॉर फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट्स एंड लाइन करंट्स वी हैव अप्लाइड किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट R। पॉइंट R पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगी। तो इनकमिंग करंट तो कौन कौन सी आ रही है, देखिए IR करंट आ रही है और IBR करंट आ रही है। तो IR प्लस IBR तो आने वाली करंट हो गई और इज इक्वल टू IRY जो है जाने वाली करंट हो गई। तो इससे IR क्या निकल गया, IRY माइनस IBR। तो देखिए इसको मैंने कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, RYB सीक्वेंस है, RYB अगर सीक्वेंस है तो जैसे IR इक्वल टू मैंने बता रहा था कि IRY माइनस IBR है। तो देखिए इसमें क्या चलता है, फेज सीक्वेंस ऐसे चलता है RYB। तो जब IR निकाला तो RY YB को छोड़ दिया BR। तो जब IY करेंगे तो YB BR को छोड़ देंगे, देन फिर क्या आएगा, माइनस का IRY, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। जब तीसरी करेंगे IB तो क्या आ जाएगा, देखिए BR फिर IY को छोड़ देंगे, माइनस का YB आ जाएगा, माइनस का IYB। तो ये तीनों इक्वेशन जो है जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तब उसमें काम आएगी। तो ये हमेशा फेज सीक्वेंस के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि एक इक्वेशन अगर हमने निकाल दी तो दूसरी और तीसरी जो है वो इस तरह से लिखी जाती है। अब मैं इसके फेजर डायग्राम की अगर बात करूं तो देखिए इसी इक्वेशन से मैं फेजर डायग्राम बना दूंगा जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी थी, IR इज इक्वल टू IRY माइनस IBR, है ना। तो इससे IR कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, देखिए IRY फिर ये जो है IYB और ये जो है IBR। दीज थ्री फेज करंट्स आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस विद ईच अदर, वेयर IRY, IYB एंड IBR क्या है, फेज करंट्स हैं। इसमें रटने की कोशिश नहीं करनी है हमें, दिख रहा है डायग्राम में सीधा सीधा IRY, IYB और IBR जो है वो फेज करंट्स हैं। तो ये फेज करंट्स बना दी। और IB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IR के लिए माइनस का IBR। तो देखिए माइनस का IBR कहां बनेगा, ये माइनस का IBR, दिस विल बी माइनस IBR। और माइनस IBR में IRY को जोड़ा यहां पर, तो ये आपका बन के आ जाएगा, दिस विल बी IR। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, IR। तो ये वाला जो एंगल है वो तो कंप्लीट एंगल होगा 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक, तो IR इक्वल टू IRY माइनस IBR को हमने यहां से इधर से बनाया। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टोरियल डिफरेंस में मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें क्या लिखूंगा मैं इसको, IR मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू IRY माइनस IBR जो है इसको मैं क्या लिखूंगा कि दिस विल बी IR मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRY स्क्वायर प्लस IBR स्क्वायर प्लस 2 IRY मैग्नीट्यूड IBR मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई आर वाई एंड माइनस ऑफ आई बी आर, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई आर वाई एंड माइनस ऑफ आई बी आर। तो आई आर वाई और माइनस के आई बी आर में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो अब अगेन बैलेंस लोड के लिए मैं आई आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई वाई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई बी मैग्नीट्यूड। आई आर आई वाई आई बी क्या है, लाइन करंट्स हैं, तो ये तो हो गई आई एल। सिमिलरली आई आर वाई आई वाई बी और आई बी आर ये क्या हो जाएंगी, फेज करंट्स आई पी एच। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई पी एच स्क्वायर प्लस आई पी एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई पी एच cos of 60 डिग्री, बिकॉज द एंगल बिटवीन आई आर वाई एंड माइनस आई बी आर, आई आर वाई और माइनस आई बी आर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आई एल इज इक्वल टू √3 ऑफ आई पी एच। यानी डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फेज करंट के कंपैरिजन में √3 टाइम्स होता है। तो हमारे क्या निकल के आ गई, आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी एच इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। और वोल्टेज क्या था, वी एल इक्वल टू वी पी एच। तो जो जैसे स्टार कनेक्शन में था उसका उल्टा हो गया, वहां पर क्या था, आई एल इक्वल टू आई पी एच था और वी एल इक्वल टू √3 वी पी एच था। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एल इक्वल टू √3 आई पी एच और वी एल इक्वल टू वी पी एच। फिर से कह रहा हूं मैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल डायग्राम और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन इजीली डिराइव ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट अपना इसमें अपन टॉपिक लेते हैं पावर इन डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, बिल्कुल स्टार कनेक्शन के जैसा ही है। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, पावर इन डेल्टा कनेक्शन। पावर इन डेल्टा कनेक्शन, तो 3 पावर होती है अपने को पता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड टोटल पावर। तो एक्टिव पावर वही P इज इक्वल टू 3 VPH IPH cos phi। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, P इज इक्वल टू √3, देन मैं लिखूंगा √3 ऑफ IPH देन VPH cos phi। तो वही हुआ √3 इंटू √3 हो गया 3 IPH VPH cos phi। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू √3 IPH हमने देखा किसके बराबर है, IL के बराबर। तो दिस विल बी IL, VPH किसके बराबर होता है, VL के बराबर, इंटू cos phi इंटू 10⁻³ किलोवाट। तो ये ठीक वैसे ही आ गई जैसे कि किसमें थी, स्टार कनेक्शन में थी, √3 VL IL cos phi इंटू 10⁻³ किलोवाट। ये हो गई एक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, एज इट इज √3 VL IL, क्या डिफरेंस आ जाएगा, sin phi इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और टोटल पावर क्या हो जाएगी, S विल बी इक्वल टू √P² प्लस Q²। दैट मीन्स √3 VL IL वोल्ट एम्पियर या √3 VL IL इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट एम्पियर। तो मैं पावर की बात करूं तो चाहे कनेक्शन स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, कोई डिफरेंस नहीं होता है। केवल यहाँ पे जो ये स्प्लिट करने का मेथड है वो चेंज हो जाता है। फेज में 3 VPH IPH cos phi रहेगी, लाइन में √3 VL IL cos phi रहेगी। और चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, एक्टिव, रिएक्टिव और टोटल पावर की वैल्यूज हमेशा सेम रहती हैं। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम। टॉपिक है हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम विच शोइंग द लाइन वोल्टेजेस, लाइन करंट्स, फेज वोल्टेजेस एंड फेज करंट्स। तो जैसे हमने स्टार कनेक्शन के केस में बनाया था, ऐसे डेल्टा कनेक्शन के केस में देखिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द बेसिक इक्वेशंस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। जो हमने डेल्टा कनेक्शन एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाया था, वापस इसका डिटेल डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो आई आर के लिए हमने क्या किया था, आई आर वाई, सबसे पहले आई आर वाई, देन आई आर वाई, देन वाई बी एंड देन बी आर। तीनों जो फेज करंट्स थी हमारी, दैट इज 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। इससे आई आर करंट हम कैसे बनाएंगे, आई आर वाई माइनस ऑफ आई बी आर। तो माइनस आई बी आर, तो ये हो गया आपका माइनस का आई बी आर, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आई आर वाई को जोड़ देंगे। तो ये आई आर वाई को जोड़ा तो दिस करंट विल बी आई आर। तो ये हमारी करंट बन गई आई आर। सिमिलरली आई वाई कैसे बनेगी, माइनस ऑफ आर वाई। तो माइनस ऑफ आर वाई कैसे बनेगा, ये अगर आई आर वाई है तो माइनस का आई आर वाई कैसे बनेगा, दिस इज माइनस का आई आर वाई। माइनस के आई आर वाई में किसको जोड़ना है, प्लस के वाई बी को। तो प्लस का वाई बी कैसे जुड़ेगा, देखिए ऐसे,
ये ऐसे जुड़ जाएगा इसमें, तो ये जो करंट आएगी वो ये वाली करंट जो बनेगी आपकी ये बन जाएगी आई वाई। सिमिलरली आई बी में क्या करना है, माइनस का वाई बी, तो वाई बी कहां पर है देखिए, माइनस का वाई बी, तो ये आई वाई बी है, तो ये आपका बनेगा माइनस का आई वाई बी। और माइनस के आई वाई बी में किसको जोड़ना है, प्लस के आई बी आर को, यानी ये यू ऐसे आके जुड़ेगा, तो ये ऐसे जुड़ेगा, तो जो आपकी करंट बनेगी दिस विल बी द करंट दैट इज आई बी। तो आई आर, आई वाई और आई बी ये भी आपस में कैसे होंगी, आपस में 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मींस लाइन करंट्स दैट इज आई आर, आई वाई एंड आई बी दैट आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। सिमिलरली फेज करंट्स आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर दैट आर आल्सो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। सिमिलरली ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का रहेगा, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री के रहेंगे। दीज एंगल्स आर 30 एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री। हर जगह पे ये ऐसा ही होगा कि वोल्टेजेस अगर जो है लाइन वोल्टेज, अगर मैंने यहाँ पे वही करंट को मैं लैग ही मान रहा हूं, तो वी आर वाई और आई आर वाई के बीच का एंगल बना रहा हूं 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाद में करंट आ रही है ना, तो हर जगह मुझे यही करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वी आर वाई, ये आपका वी वाई बी, ये एंगल हो जाएगा 5, और सिमिलरली ये हो जाएगा आपका वी बी आर, और ये एंगल हो जाएगा 5। तो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम इन द डेल्टा कनेक्शन, जिसमें कि हमें क्या दिख रहा है, आई आर वाई, आई वाई बी और आई बी आर, इन तीनों के बीच में ये आई आर वाई, आई वाई बी और आई बी आर, ये तीनों क्या कहलाती है, फेज करंट्स। तीनों जो है डेल्टा कनेक्शन में ये क्या थी, फेज करंट्स। इन तीनों के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री का फेज एंगल है। सिमिलरली आई आर, आई वाई और आई बी ये भी क्या है, आपस में कैसे हैं, 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेस्ड हैं, और ये क्या चीज है, लाइन करंट्स हैं। तो दूसरा ये हो गया कि लाइन करंट्स भी जो है 120 डिग्री पे है। इवन इन दोनों को मिला के ही मैं बोल देता हूं, फर्स्ट पॉइंट जो है मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं समराइज की बात करूं डेल्टा कनेक्शन में, तो फेज करंट्स एज वेल एज लाइन करंट्स आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विथ ईच करंट इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ठीक, फिर दोनों करंट्स की बात करें, आई आर वाई और आई आर क्या है, करंट, लाइन करंट। तो लाइन करंट क्या कर रही है, देखिए इस केस में 30 डिग्री लैग कर रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन करंट बाद में आ रही है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लाइन करंट्स आर 30 डिग्री लैगिंग, लाइन करंट्स आर 30 डिग्री लैगिंग विथ देयर रेस्पेक्टिव फेज करंट्स। या अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि जो फेज करंट है वो अपनी लाइन करंट से 30 डिग्री लीड कर रही है। फिर कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई आर आ रहा है बाद में, और आई आर क्या है, लाइन करंट है, तो यानी लाइन करंट क्या होगी, 30 डिग्री लैग करेगी, या फेज करंट 30 डिग्री लीड करेगी। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा पॉइंट, कि ये जो है, ये आई आर तो क्या चीज है, आई आर है लाइन करंट, और वी आर वाई किसके बराबर होता है, वी आर के बराबर होता है, यानी फेज वोल्टेज, है ना। फेज वोल्टेज जो है, या मैं इसको ये बोलूं कि ये दिस इज, सॉरी, है ना, दिस इज लाइन वोल्टेज वी आर वाई एंड दिस इज लाइन करंट आई आर, दिस आई आर इज लाइन करंट। तो लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है, देखिए 30 + 5, ठीक है ना। तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल कितना है, 30 + 5, 30 डिग्री + 5 डिग्री। कब, व्हेन करंट इज 5 डिग्री लैगिंग, व्हेन करंट इज 5 डिग्री लैगिंग, क्योंकि हमने क्या माना था यहां पर कि करंट जो है वो 5 डिग्री से लैग कर रही है, करंट बाद में आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वी आर वाई और आई आर वाई में करंट बाद में आ रही है। तो अगर करंट 5 डिग्री से लैग कर रही है तो वी आर वाई और आई आर, यानी लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है, 30 + 5। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। चौथा जो हमने प्रूव किया, इसमें केस में क्या हुआ, VL = VPH। पांचवा इसमें क्या आया, IL = जो है √3 ऑफ IPH। और छठा अपन इसमें क्या बोलते हैं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल वायर।
there is no existence of neutral wire in delta connection. Neutral wire in delta. So this is all about the summarization of delta connection. देखिए क्या क्वेश्चन है, बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड है, पर फेज इंपिडेंस आपको गिवन है Z इज इक्वल टू 25 प्लस J40 ओम. इंपिडेंस आपको गिवन है 25 प्लस J40 ओम. इफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू लोड, यानी वोल्टेज VL आपको लाइन वोल्टेज गिवन है 400 वोल्ट. तो आपसे पूछा है फेज करंट. फेज करंट क्या होती है, देखिए IPH क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH. फेज करंट की अगर मैं बात करूं दैट विल बी इक्वल टू फेज वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस, फेज इंपिडेंस. तो VPH क्या होगा, इस डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है, इन डेल्टा जो है VL इक्वल टू VPH होता है, यानी VPH इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 400. और ZPH क्या हो जाएगा, ZPH विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 47.17 ओम. 47.17. तो इससे IPH क्या निकल के आएगा, देखिए IPH VPH तो जो ये 400 ही हो गया अपॉन 47.17. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो IPH निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 8.48 एम्पियर. 8.48 एम्पियर. तो पहला पार्ट हो गया हमारा कि वी हैव कैलकुलेटेड फेज करंट. फिर से बोल रहा हूं, फेज करंट इज फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपिडेंस. तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, VL इक्वल टू VPH होता है. आपको लाइन वोल्टेज गिवन था तो वही आपका फेज वोल्टेज हो जाएगा, मैंने बता रखा है, डिराइव करवा रखा है. तो इट बिकम्स 400. और ZPH क्या है, ये अगर Z है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो इससे अपनी फेज करंट आ गई. सेकेंड है लाइन करंट. तो लाइन करंट क्या हो जाएगी, डेल्टा के केस में क्या होता है, IL इक्वल टू √3 ऑफ IPH. तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, √3 ऑफ जो हमने अभी कैलकुलेट किया 8.48. तो 8.48 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 14.68 एम्पियर. 14.68 एम्पियर. क्लियर. देन थर्ड है पावर सप्लाइड टू लोड. तो पावर सप्लाइड टू लोड क्या होती है, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi. तो इसमें अपने को लाइन वोल्टेज और लाइन करंट तो पता है, cos phi नहीं पता है. तो cos phi क्या हो जाता है, cos phi जो होता है दैट इज इक्वल टू R बाय Z. तो R बाय Z का मतलब कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 47.17. तो cos phi की वैल्यू इससे निकल के आएगी, दिस विल बी 0.53. तो इससे आपकी cos phi की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दिस विल बी 0.53. तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो पावर होगी वो क्या होगी, √3 इंटू VL यानी लाइन वोल्टेज 400. IL कितना निकाला 14.68 और cos phi की वैल्यू कितनी है 0.53. तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो दिस पावर बिकम्स 5390.41 वॉट्स. तो दिस विल बी द पावर दैट इज पावर सप्लाई टू द लोड.